जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पे। हाजिर हूँ आपके सामने आज के क्लास के साथ। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के आर्टिकल 45 से लेकर के 51 तक। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी भी कहा जाता है। इसमें कितने अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक है, जिसमें हमने अनुच्छेद 36 से लेकर के 44 तक यानी 36 से लेकर के 44 तक हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए आज के क्लास में हम उससे अगला अनुच्छेद यानी कि 45 से लेकर 51 तक हम आज करेंगे। तो देखते हैं कि आर्टिकल 45 में क्या है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल 45। देखिए, आर्टिकल 45 में दो चीजों के बारे में बताया गया है। ठीक, आर्टिकल 45 में कितने चीजों के बारे में बताया गया है? दो चीजों के बारे में। पहला कहा गया है कि आपको 0 से 6 साल के जो भी बच्चे होंगे, यानी कि जो बच्चे अभी पैदा हुए हैं और वहां से लेकर के मतलब पैदा होने से लेकर के 6 साल तक के बच्चे को जो है निःशुल्क स्वास्थ्य देना है। क्या देना है? इसे जो है आपको निःशुल्क स्वास्थ्य देना है। निःशुल्क निःशुल्क स्वास्थ्य देना है। और जो बच्चे 6 से 14 साल के बच्चे होंगे उन्हें जो है निःशुल्क शिक्षा देना है। ठीक है, इन्हें क्या देना है? इन्हें निःशुल्क शिक्षा का जो है प्रावधान किया गया है आर्टिकल 45 के अंतर्गत। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 45 में कहा गया है कि जो 0 से 6 साल के बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, और जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनका जो है आपको क्या शिक्षा का ध्यान रखना है। यानी कि जो बचवा भी छोटका है ना, यानी छोटका बचवा जो है उसको क्या देंगे? स्वास्थ्य देना है। और जो बच्चा बड़ा हो गया है उसे जो है वह शिक्षा देंगे। और ये दोनों सुविधाएं जो है वह क्या देनी है? ये दोनों सुविधाएं हमको क्या देनी होगी? ये दोनों सुविधाएं जो हमको निःशुल्क सुविधाएं देनी होगी। यानी कि 6 मतलब कि छोटा बच्चा जो है उसे स्वास्थ्य भी निःशुल्क देना है और शिक्षा भी निःशुल्क ही देना है। तो आप अमूमन देखते होंगे जो छोटका बचवा होता है उसे पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता है या खसरा का इंजेक्शन लगाया जाता है या अन्य प्रकार के भी टीके लगाए जाते हैं, और ये आपको अस्पताल यानी सरकारी अस्पताल में फ्री में लगाए जाते हैं। तो 0 से 6 साल के बच्चे को जो है वह निःशुल्क स्वास्थ्य ये किसके तरफ से दी जाएगी? तो ये सरकार की तरफ से दी जाएगी, और इसकी चर्चा जो है वो आर्टिकल 45 में वो की गई है। देखिए, जो 0 से 6 साल वाला जो मामला है ना, यानी निःशुल्क स्वास्थ्य वाला मामला, इसे जो है सरकार मतलब संविधान को लागू होते ही इस पर ध्यान दे दी थी। लेकिन जो आपको 6 से 14 साल वाला जो बचवा वाला है यानी कि शिक्षा वाला है, इस पे सरकार ध्यान नहीं दी थी। कारण ये भी था कि उस समय हमारे देश के पास इतने पैसे नहीं थे जो आपको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कर सके। इसलिए इसके अंतर्गत जो है आपका ये तो आपको आज़ादी के तुरंत बाद मतलब जो संविधान जब लागू हुआ था उसी समय ये आपको दे दिया गया था। यानी कि इसे जो है आपको संविधान लागू होते ही आपको क्या मिल गया था? ये मिल गया था। संविधान लागू होते ही क्या मिल गया? ये आपको मिल गया। क्लियर है? लेकिन जो आपको निःशुल्क शिक्षा वाला जो है इसको इधर लिखते हैं कि ये तो इधर दिखाई देगा नहीं। ये जो आपको निःशुल्क शिक्षा वाला जो है इसके ऊपर जो है वो आज़ादी के बाद इस पर ध्यान नहीं दिया गया था, क्योंकि हमारे देश के पास उस समय यानी कि जब संविधान लागू हुआ, जब आज़ादी, क्योंकि अंग्रेज तो ऑलरेडी पूरा का पूरा जो है खजाना खाली करके चले गए थे, तो उस समय हमारे देश के पास इतने पैसे नहीं थे कि जो है निःशुल्क शिक्षा का भी प्रावधान किया जाए। तो इसके लिए जो है आपको किया गया 86वां संविधान संशोधन। क्या किया गया? 86वां, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन किया गया। और यह संशोधन कब किया गया था? यह आपको किया गया था, यह आपको किया गया था 2002 में। ठीक है, कब किया गया है? 2002 में किया गया है आपको यह 86वां संविधान संशोधन। और जिसके तहत 0 से 6 साल के जो भी बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और इस चीज को यानी कि इस प्रावधान को जो है वो आर्टिकल 21 के क में लाकर जोड़ दिया गया। किस में लाकर जोड़ दिया गया? 21 के क में लाकर के जोड़ दिया गया। और आप जैसा हमने पहले भी बता चुका है कि जो आपका मूल अधिकार जैसे ऐसे क में आने से क्या हो गया, ये अभी जो है आपका मूल अधिकार हो गया। क्या हो गया? मूल अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत ये आ गया। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में कितने अनुच्छेद थे? अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। यानी कि इनके बीच जो भी कानून या प्रावधान आएंगे वो सभी क्या होंगे? फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार होंगे। और ये जो है प्रत्येक राज्य को देना अनिवार्य हो जाएगा। देखिए, जब तक जो है आपको राज्य की नीति सख्त में सॉरी
राज्य की नीति निदेशक तत्व में है, तब राज्य की इच्छा पर डिपेंड करेगा कि वो आपको देगा कि नहीं देगा। लेकिन जैसे ही इसको जब मूल अधिकार बना दिया गया, तो ये प्रत्येक राज्य को जो है वो अनिवार्य कर दिया गया कि आपको 6 से 14 साल के बच्चों को आपको क्या देना है, निःशुल्क शिक्षा देना। और यह प्रावधान कब किया गया था आपको, यह 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था, जबकि यह लागू लगभग जो है वह 2010 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये हुआ था। तो अभी जो है 21 के क में जोड़ दिया गया मूल अधिकार के तहत। ऐसे भी हमने पहले भी लास्ट क्लास में भी हम बताए थे कि राज्य की नीति निदेशक तत्व के तहत जो भी कानून या जो भी प्रावधान दिए गए हैं, अगर उसको इन्फोर्समेंट करना है, यानी कि उसको अगर लाना अनिवार्य बनाना है, तो उसके लिए जो है उसे किसी अन्य अनुच्छेद के क, ख, ग, घ के अंतर्गत जो आपको जोड़ना होगा, तभी वह चीज़ जो है वह अनिवार्य हो पाएगी। तो 6 से 14 साल के बच्चों को जो निःशुल्क शिक्षा देना था, इसे अनिवार्य कब बनाया गया? 2002 के बाद बनाया गया। और इसे जो है वहाँ से मतलब वहाँ तो रहेगा ही, क्योंकि राज्य के नीति निदेशक तत्व में जो भी कानून या जो भी प्रावधान है उसे हम वहाँ से हटा नहीं सकते। तो उसी का फोटोकॉपी जो है कहाँ कर दिया गया? आर्टिकल 21 से क में जोड़ दिया गया और इसे जो है मूल अधिकार बना दिया गया। क्लियर है? क्या बना दिया गया? मूल अधिकार बना दिया गया है। तो अभी जो है आर्टिकल 45 के अंतर्गत दो चीजों के बारे में था, पहला शिक्षा के बारे में और दूसरा स्वास्थ्य के बारे में, और ये दोनों चीजें जो है वह बच्चों के बारे में बताया गया है। ठीक, किसके बारे में बताया गया? बच्चों के बारे में बताया गया है। यानी आर्टिकल 45 क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं कि आर्टिकल 46 क्या कहता है। ठीक है, आर्टिकल 46 क्या कहता है। देखिए आर्टिकल 46 के बारे में अगर बात करें, तो इससे में जो है आपका एससी और एसटी के लिए, किसके लिए? एससी और एसटी के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। किसके लिए? एससी और एसटी के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। किसमें किया गया है? आर्टिकल 46 के अंतर्गत किया गया। देखिए शुरुआत में एससी एसटी के लिए जो प्रावधान थे वो उतना प्रभावी नहीं थे। क्या नहीं थे? प्रावधान जो किए गए थे वो उतना प्रभावी नहीं थे जब संविधान लागू किया गया था। लेकिन उसके बाद जो है आपको यानी कि एससी एसटी लोगों के लिए, यानी कि एससी लोगों के लिए बनाया गया आपका एससी आयोग। क्या बनाया गया? एससी आयोग बनाया गया। ठीक है, आपको क्या बनाया गया? एससी आयोग बनाया गया। और फिर उसे कुछ समय के बाद जो है वो फिर बनाया गया आपका एसटी आयोग। क्या बनाया गया? एसटी आयोग बनाया गया। यानी कहने का अर्थ ये है कि ये एससी आयोग अलग है और एसटी आयोग अलग है। और ये आयोग जो है यानी कि एससी आयोग और एसटी आयोग, ये पुलिस डिपार्टमेंट से ऊपर होती है। क्या होती है? पुलिस डिपार्टमेंट से ऊपर होती है। अगर आपकी जो है पुलिस पुलिस में डिपार्टमेंट में या पुलिस में आप कोई कंप्लेन लेके गए हैं और आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तब वो कहाँ चला जाएगा? आयोग में चला जाएगा। फिर एससी आयोग या एसटी आयोग है, वहां से जो है डायरेक्ट आदेश आएगा किसको? वहाँ के एसपी को आएगा कि एसपी को कहा जाएगा कि देखिए आपके जो है दरोगा इस चीज को जो है नहीं सुन रहे हैं या इस चीज को जो है नहीं देख रहे हैं। तब फिर जो एसपी दरोगा का डायरेक्ट फोन करेगा कि भाई ये एससी एसटी का मामला है, उससे लोगों के संबंधित मामला है, इसे तुरंत से तुरंत जो है वह कार्रवाई करो, क्योंकि आयोग का जो है वो आदेश आया। ऐसे भी देखिए ये प्रावधान शुरुआत में नहीं थी, ये प्रावधान बाद में किया गया। ये जरूरी भी था क्योंकि देखिए आपका एससी और एसटी लोगों के साथ जो है हमारे देश में बहुत ही ज्यादा दुर्व्यवहार किया गया, क्योंकि इन लोगों को जो है इतना मतलब सताया गया है कि इन लोगों को मतलब चुनाव में वोट देने तक नहीं दिया जाता था। या हमने पहले भी इसके बारे में डिटेल बात किया है कि जो एससी एसटी लोग जो होते थे यानी दलित वर्ग के जो लोग होते थे, इन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया। आपका मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था या कुओं का पानी जो है नहीं लेने दिया जाता था। यानी छूत छात और भेदभाव जो है काफी ज्यादा इन लोगों के साथ किया जाता। तो इनको जो है वो आगे लाने के लिए इन आयोगों को बनाना ही बहुत ही जरूरी था। और इसे जो है सबसे बड़ा चीज इसमें यह किया गया है कि इसे पुलिस डिपार्टमेंट से भी ऊपर रखा गया, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट इन लोगों की सुनेगी नहीं, क्योंकि समाज में इन्हें जो है वह मतलब दुर्व्यवहार नजर से देखा जाता है। तो इसके लिए जो है इन आयोगों को पुलिस डिपार्टमेंट को ऊपर रखा गया कि अगर किसी के साथ भेदभाव या अत्याचार हो रहा है तो वो कहाँ जाएगा? पुलिस में जाएगा। अगर पुलिस में फिर भी अगर उसकी सुनवाई नहीं हो रही तो वो डायरेक्ट आयोग में कंप्लेन कर सकता है। और ये एससी और एसटी आयोग जो बहुत खतरनाक होता है। क्लियर है? तो ये बनाना जरूरी था एससी एसटी लोगों के लिए। तो आर्टिकल 46 में एससी और एसटी के लिए कुछ विशेष प्रावधान दिए गए थे, आयोग बनाए गए हैं। क्लियर है? अभी हम बात करेंगे आर्टिकल 47 के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? आर्टिकल 47 के बारे में। देखिए आर्टिकल 47 में क्या है? आर्टिकल 47
देखिए आर्टिकल 47 में आपको पोषाहार क्या है, पोषाहार, पोषाहार है आपका, नशीली दवाई पर प्रतिबंध लगाया गया, नशीली दवाइयों पर प्रतिबंध, नशीली दवाइयों पर प्रतिबंध, और इसके अलावा जो है आपको मद्यपान यानी कि शराब के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया गया है। मद्यपान, ठीक है, मद्यपान किसको बोलते हैं, शराब को, यानी शराब पर प्रतिबंध है। देखिए पोषाहार कहने का मतलब है कि सरकार को इस बात का ध्यान रखना है कि जो लोग खाना खा रहे हैं उसमें पोषण मिलता रहे, भोजन में क्या मिलता रहे, पोषण मिलता रहे। इसके लिए आपका पोषाहार के लिए जो खाद्य पदार्थ होते हैं यानी खाने की जो चीजें होती हैं उनकी आपके लैब में जो है जांच कराई जाती है कि उसमें उचित पोषण अवेलेबल है कि नहीं है। इसके अलावा सरकार जो है जो खाद्य पदार्थ की वस्तुएं होती है, जो खाने पीने की चीजें होती है, उसके ऊपर जो है आपका FASSAI यानी कि फंसी का जो है मुहर मार लगाया जाता है। किसका मुहर लगाया जाता है, आप देखते होंगे कि जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो ऐसा ऐसा जो है वो क्या किया जाता है, ऐसा मुहर लगाया जाता है। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है आपका फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यानी कि जो भी खाद्य पदार्थ की वस्तुएं हैं या खाने पीने की जो भी वस्तुएं हैं उनके ऊपर जो है क्या किया जाता है, ये फंसी का जो है मुहर लगाया जाता है। और अगर खाद्य पदार्थ यानी खाने पीने की चीजें में अगर कुछ भी गड़बड़ी पाई जाती है तो ये फंसी के निचवा में, ठीक है, इसके निचवा में क्या होता है कि एक कोड लिखा रहता है। ठीक, क्या होता है, इसके निचवा में जो है मतलब कि यहाँ पे जैसे 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5, मतलब ऐसे जो है आपको कुछ कोड लिखे होते हैं। और इन कोडों की मदद से यानी इसकी सहायता से जो है वो कंपनी का यानी कि जो बनाई है, जो बनाने वाली कंपनी है उस खाद्य पदार्थ को, उस कंपनी के पूरी डिटेल जानकारी मिल जाती है। फिर अगर मान लें किसी प्रकार का आपको गड़बड़ी पाया गया है उस खाद्य पदार्थ में तो फिर उसकी जांच कराई जाती है। और अगर कुछ गलती पाया जाता है तो उस कंपनी के ऊपर जो है वह कार्रवाई भी की जाती है। क्लियर है, तो यह बहुत ही जरूरी है, इसकी लैब में टेस्टिंग होती है। मार्केट में आने से पहले कोई भी खाद्य पदार्थ जो है उसके पहले जांच कराई जाती है। ठीक, और यह जांच जो है आपको आपको सरकार की तरफ से जो आप बने हुए हैं इसका ऑर्गेनाइजेशन उसके द्वारा खाद्य पदार्थों की क्या की जाती है, आपकी जांच कराई जाती है। तो आर्टिकल 47 में कहा गया है कि आपको जो खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं, मतलब खाने पीने की चीजें हैं, वो सरकार को ध्यान रखना है कि इसमें पोषण लोगों को मिलता रहे। क्लियर है। अच्छा, इससे में और क्या किस चीज के बारे में चर्चा है, ठीक है, इसमें बताया गया आपको नशीली दवाइयों पर प्रतिबंध लगाया। देखिए नशीली दवाइयों में बहुत सारे ऐसे दवाएं हैं जिसमें जो है अल्कोहल की मात्रा काफी ज्यादा पाई जाती है। तो उन दवाओं पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है। जैसे आप मान लीजिए कि कफ सिरप जो देखते हैं, जो खांसी के लिए यूज होता है, उसमें भी अल्कोहल की मात्रा होती है। तो ऐसे जिसमें देखिए मार्केट में तो अभी भी अवेलेबल है, लेकिन उन दवाइयों पर प्रतिबंध लगाया जिसमें अल्कोहल की मात्रा काफी ज्यादा है। नहीं तो लोग क्या करेंगे, नशा करने के लिए वो कफ सिरप ही पीना स्टार्ट कर देंगे। तो इन चीजों को रोकने के लिए जो है नशीली दवाई पर क्या किया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, फिर अगला कहता है कि इसमें कि मद्यपान पर जो है प्रतिबंध है। मद्यपान का मतलब क्या है, शराब। यानी कि आपको राज्य के नीति निदेशक तत्व आर्टिकल 47 में कहा गया है कि आपको शराब जो है वो नहीं पीना, यानी शराब राज्य को भी कहा गया है कि शराब जो है वो नहीं बेचना, मतलब उसके ऊपर प्रतिबंध लगा है। लेकिन वही दूसरी तरफ देखा जाए तो किसी भी राज्य सरकार की जहाँ पे शराब जो है वह प्रतिबंधित नहीं है, वहां पे इनकम मतलब इनकम का जो है मेन सोर्स के रूप में देखा जाता है शराब, क्योंकि शराब से जो है बहुत ही अधिक क्या आती है, आपका राजस्व आती है, यानी कि टैक्स जो है आपको शराब के से ही आपको राज्य को जो है मिलता है। तो एक तरफ तो कहती है कि आपको ठीक है शराब पर जो है प्रतिबंध होना चाहिए, राज्य की यह जिम्मेदारी है आपको प्रतिबंधित करके रखना। कुछ कुछ राज्य जो है प्रतिबंध भी करके रखे हैं, जैसे बिहार। बिहार में जो है शराब अवेलेबल नहीं, हाँ आप अनऑफिशियल तरह से अवेलेबल है वो अलग चीज है, लेकिन ऑफिशियली देखा जाए तो बिहार में शराब क्या है, प्रतिबंधित है। तो आपको संविधान एक तरफ से कह रही है कि राज्य को जो है शराब के ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए, और दूसरी तरफ जो है राज्य क्या करते हैं, इसे इसे इनकम का सोर्स बना के बैठी है। तो वो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। तो यानी कि आर्टिकल 47 में कहा गया है कि लोगों को खाने में क्या मिलना चाहिए, पोषण मिलना चाहिए। आपको नशीली दवाई पर प्रतिबंध लगाना है।
किसको कहा गया, राज्य को कहा गया। और आपका मद्यपान यानी शराब पर भी प्रतिबंध लगाना है। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 47 के इधर जो भी आर्टिकल है वो छोटा-छोटा आर्टिकल, सिर्फ मेन ध्यान में रखना है किस आर्टिकल में क्या बोला गया है। ठीक है, इसी से आपको एग्जाम में प्रश्न आते हैं। क्लियर है? तो ये छोटे-छोटे आर्टिकल हैं, तो आज मैं पूरा खत्म करने की कोशिश करूँगा। अगर आपने हमारे पीछे का क्लास नहीं देखा है, तो आप प्लीज़ जाकर के पहले क्लास देखिए, ताकि आपको जो है सीक्वेंस ढंग से जो आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहे। यानी आर्टिकल 47 क्लियर है? तो चलिए देखते हैं उससे अगला आर्टिकल क्या, आर्टिकल 48 क्या कहता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 48। देखिए आर्टिकल 48 में आपकी चर्चा है कृषि के बारे में, ठीक, पशुपालन के बारे में, किसके बारे में? कृषि, पशुपालन, और बोला गया है इसमें कि दुधारू पशु पर हत्या, दुधारू पशु के हत्या पर रोक है। दुधारू पशु के हत्या पर क्या कर दिया गया? रोक लगा दिया गया, रोक लगाना, रोक लगाया गया। क्लियर? यानी कि इसमें आर्टिकल 48 में कहा गया है कि देखिए सरकार जो है वो कृषि को बढ़ावा देती है, सरकार बढ़ावा देगी, पशुपालन को भी बढ़ावा देगी, और इसमें ये भी कहा गया है कि दुधारू पशु जो भी हैं उन्हें नहीं मारना चाहिए, उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार जो है वह किसके ऊपर, यानी कृषि के ऊपर, या कृषि में जो भी चीज़ें उपयोग होती है उन पे टैक्स नहीं लेती है। जैसे कृषि में क्या उपयोग होगा, जैसे कृषि के लिए जो बीज होते हैं फसल के, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाई जाती है, या खाद, पोटाश इत्यादि ये सभी जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का जो है भारत सरकार जो क्या करती है, टैक्स नहीं लेती है। तो इसलिए इन्हें जो है कृषि के ऊपर जो भी वस्तुएँ हैं उन्हें क्या किया जाता है, टैक्स फ्री रखा जाता है। ठीक है, टैक्स फ्री रखा जाता है। आप देखेंगे तो आप 7 लाख में अच्छे से अच्छे जो है आपको ट्रैक्टर जो है वो कृषि के लिए मतलब बढ़िया ठीक-ठाक जो है आपको मिल जाएगा। तो इतने कम पैसे में भी जो है आपको मिल रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो है टैक्स जो है वो या तो होती ही नहीं या तो बहुत ही कम होती है। तो सरकार जो है वो कृषि को क्या करती है, बढ़ावा देती है। उसी प्रकार से पशुपालन को भी क्या करेगी, बढ़ावा देगी। इसके ऊपर भी जो है टैक्स क्या होता है, टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, अच्छा, दुधारू पशु की हत्या पर रोक, इसमें जो है आपको स्पेसिफिक पशु के बारे में नहीं बताया गया कि हाँ इस पशु को जो है हत्या पर रोक लगाना है। तो दुधारू पशु में सभी आ जाएंगे, मतलब गाय आ जाएंगे, भैंस आ जाएंगे, इवन बकरी भी आ जाएगा। तो इसमें सिर्फ लिख दिया गया कि आपको दुधारू पशु का हत्या नहीं करना है। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 48 के अंतर्गत कहा गया है कि कृषि को सरकार बढ़ावा देना चाहिए, पशुपालन को भी बढ़ावा देती भी है, और इसके लिए जो है वो कई मतलब सहायक कार्य भी सरकार की तरफ से किए जाते हैं। क्लियर है? यानी आर्टिकल 48 क्लियर है। चलिए उसका अगला देखते हैं कि आर्टिकल 49 क्या कहता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 49। ठीक है, इधर सिर्फ मतलब ध्यान में रखना है किस आर्टिकल में क्या प्रावधान है, और इसमें समझाने लायक वैसा कुछ तो बात है नहीं। देखिए आर्टिकल 49 में कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक हैं, राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक है उनकी रक्षा करनी, और ये रक्षा करने की जिम्मेदारी किसको बोली गई है, तो राज्य को बोला गया। राज्य मतलब कि जो है भारत के 28 राज्य तो होंगे ही, इसके अलावा प्रत्येक डिपार्टमेंट या प्रत्येक विभाग को बोला गया है कि जो राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक है उनकी क्या करनी है, रक्षा करनी है। यानी कि इसमें आर्टिकल 49 में क्या है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक की क्या करनी है, स्मारक की रक्षा करनी है। क्या करनी है, रक्षा करनी है। जैसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक में क्या आ जाएंगे, जैसे आपका लाल किला। ठीक है, लाल किला क्या है, राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है, लाल किला। ठीक है, ये आपका राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है। यहाँ से हमने आज़ादी का झंडा फहराया था। इसी तरह से अजंता गुफाएं, हम्पी का किला, या आपका दक्षिण भारत में द्रविड़ मंदिर, या आपका ताजमहल आगरा का, या आप देखेंगे कुतुब मीनार, ये सभी क्या है, ये आपके राष्ट्रीय महत्व के हैं। इससे जो है वो आने वाली पीढ़ियां जो है उसे मतलब इससे जानकारियां प्राप्त करेगी, मतलब अतीत के रूप में इसको देखेगी। तो इस आपको आर्टिकल 49 के अंतर्गत कहा गया है राज्य के नीति निदेशक तत्व में कि जो भी राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं उनकी क्या करनी है, आपको रक्षा करनी। अगर किसको कहा गया है, राज्य को। अगर राज्य इसकी रक्षा नहीं करती है
तो आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें पहले ही आर्टिकल 37 में ही कह दिया गया है कि आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। क्या न कहाँ नहीं जा सकते हैं? न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो आर्टिकल 49 क्लियर है। इसमें सिर्फ कह दिया गया है कि आपको राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक है उनकी क्या करनी है? रक्षा करनी है। ठीक है, अब इसमें 2 आर्टिकल और बचा है। एक आपका बचा है आर्टिकल 49 तो हो गया। ठीक है, कौन सा आर्टिकल अभी हम किए? आर्टिकल 49 हो गया। तो अगला आर्टिकल आपका 50। ठीक है, अगला आर्टिकल क्या है? 50। देखिए आर्टिकल 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या है? अलग है, माने कि दोनों को पृथक किया गया है। किसमें? आर्टिकल 50 में किया गया। यानी कि इसमें क्या है? कार्यपालिका कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक, और क्या है? न्यायपालिका। ये दोनों क्या है? अलग है, अलग होंगे। अलग क्या होंगे? कार्यपालिका और न्यायपालिका। देखिए हमने इसके पहले भी आप लोग को बताया था कि आपका किसी भी देश में 3 चीजें का होना बहुत ही जरूरी है। वो 3 चीजें कौन कौन सी होती है? आपका एक पहला विधायिका। इसमें क्या होता है? आपको एक होता है विधायिका, जिसे हम लेजिस्लेटिव कहते हैं। दूसरा होता है आपका कार्यपालिका। कार्यपालिका। और एक होता है आपका न्यायपालिका। क्या होता है? न्यायपालिका होता है। सॉरी। न्यायपालिका। देखिए विधायिका का मतलब इसे लेजिस्लेटिव कहा जाता है। यानी कहने का मतलब कि जो कानून बनाते हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? वो विधायिका है। मतलब कानून कौन बनाएगा भाई? तो सांसद कानून बनाएंगे। मतलब संसद के सांसद, लोकसभा राज्यसभा के सांसद बनाएंगे कानून। या तो आपके राज्य में अगर बात करें विधानमंडल में, यानी विधानसभा में जो है आपका विधायक यानी कि मंत्री जो है वह सॉरी, वो किस में आ जाएंगे? वो आपका विधायिका के अंतर्गत आ जाएंगे। तो जो कानून बनाते हैं, यानी कि इसमें क्या होगा? जो कानून बनाते हैं वो विधायिका के अंतर्गत आएंगे। अच्छा, कार्यपालिका का क्या काम होता है? कार्यपालिका जो विधायिका जो कानून बना दिया, उस कानून को लागू करवाने का काम किसका होता है? विधायिका का काम होता है। यानी विधायिका में कौन कौन हो जाएगा? तो विधायिका में जो है देखिए मंत्री यहाँ भी रहेंगे। ठीक है, जब कानून वो बनाएंगे तब वो विधायिका का अंग होंगे, और जब वो कानून को लागू कराएंगे तब वह क्या होंगे? आपके आपका जो है वह कार्यपालिका के अंग होंगे। यानी कि यहाँ पे क्या है? कानून को जो है लागू करवाने का काम होता है। यहाँ कानून जो है बनाना है, और यहाँ कानून जो है वो लागू जो कराता है। ठीक है, लागू लागू कराने का काम किसका होता है? कार्यपालिका। इसमें आपके मंत्री आ जाएंगे, सचिव आ जाएंगे, आपके अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे। ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? कार्यपालिका यानी सबकी एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत आ जाएंगे। न्यायपालिका में क्या होता है कि जो कि न्याय करता है। यानी कि न्याय का मतलब क्या है? जो फैसला सुनाता है उसे हम न्यायपालिका कहते हैं। और हमारे देश भारत में जो है वह 3 प्रकार की न्यायिक व्यवस्था है। आपका पहला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये मतलब फैसला सुनाने का काम या सजा सुनाने का काम कौन करता है? न्यायपालिका करता है। तो आर्टिकल आपका 50 में कहा गया है कि जो कार्यपालिका है, मतलब कि ये वाला, यानी ये कार्यपालिका और ये न्यायपालिका, ये दोनों क्या है? ये दोनों जो है वह अलग है। क्या है? ये अलग है, यानी कि दोनों को पृथक कर दिया गया है। किसमें? आर्टिकल 50 में। अच्छा, यानी पृथक करने का मतलब क्या है कि जैसे कार्यपालिका में जैसे डीएम है या एसपी है, वो अधिकारी है। तो डीएम एसपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को ये नहीं कह सकते कि आप ये काम कर दीजिए। यानी कि कार्यपालिका का काम अलग, ये खुद में इंडिपेंडेंट होंगी, और न्यायपालिका वो अलग, वो खुद में इंडिपेंडेंट। यानी इसके कार्य में ना ही ये हस्तक्षेप करेगी और ना ही इसके कार्य में ये हस्तक्षेप करेगी। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका को जो है पृथक किया गया किसमें? आर्टिकल 50 में किया गया है आपको पृथक। ठीक है, आर्टिकल किसमें? 50 में। अभी आपका भाग 4 का लास्ट आर्टिकल है, जिसे हम आर्टिकल 51 है। आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में कहा गया है अंतरराष्ट्रीय शांति। क्या कहा गया है? अंतरराष्ट्रीय शांति के बारे में बताया गया है। देखिए भारत जो है सॉरी, भारत जो है वह अंतरराष्ट्रीय शांति को जो है बढ़ावा देती है। ठीक है, क्या करते हैं? अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देते हैं। हम लोग मतलब क्या करते हैं? मध्यस्थता में जो है हम लोग विश्वास रखते हैं कि मतलब 2-4 मिल करके जो है जो भी आपका विवाद है या झगड़ा है उसको हम सुलझाने में हम लोग विश्वास रखते हैं। यानी कि भारत
इसलिए भारत जो है यूएनओ का जो है वो सदस्य भी है। अच्छा, इसमें हम लोग जो जैसे मान लिया कि यूक्रेन है और आपका रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो भारत यहाँ पे क्या कर रहा है कि वो दोनों के बीच मध्यस्थता कर रहा है कि आप जो है युद्ध समाप्त कर दे, क्योंकि युद्ध से जो है किसी का भला होने वाला नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति को जो है बढ़ावा देता है कौन? हमारा भारत। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति को जो है इसके बारे में चर्चा कहाँ की गई? तो आर्टिकल आपका 51 के अंतर्गत किया गया है। तो आज जो है आपका भाग 4 क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्या हो गया? भाग 4 समाप्त हो गया। इस पे एक चीज और रह गया है आपका वो भाग 4 में नहीं, भाग 4 के क में है आपका मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, जो हम अगले क्लास में करने वाले हैं। जैसे देखिए दोनों में डिफरेंस यही है आपका कि आपका डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसमें राज्य को कहा गया है कि आप कुछ करिए। ठीक है, आप कुछ करिए। और फंडामेंटल ड्यूटीज में जो है वो व्यक्ति को कहा गया है कि आप कुछ करिए। तो दोनों जो है वो लगभग एक जैसा चीज है, तो इसलिए दोनों को पास में रखा गया है। और फंडामेंटल ड्यूटी को जो है वह रूस से लाया गया है। और इसे शायद स्वर्ण सिंह समिति एक समिति बनाई गई थी, उसकी अध्यक्षता में इसके सिफारिश पर जो है आपको यह मौलिक कर्तव्य को जो है वह संविधान के अनुच्छेद 51 के का में जोड़ा गया। तो वो अलग भाग है जो हम अगले क्लास में डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है। आपका भाग 4 जो है वो समाप्त हो गया। ठीक है, भाग 4 क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसमें हम लोग जो है आपका भाग 1 में हम लोग देखे थे कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र, उसमें अनुच्छेद कितने थे? अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। फिर हमने भाग 2 पढ़ा था नागरिकता यानी सिटीजनशिप, इसमें अनुच्छेद आपका 5 से लेकर के 11 तक। भाग 3 में हमने फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार के बारे में पढ़ा, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक था। और इधर कुछ दिनों से जो है क्लास तीन क्लास इसके पहले हुई होंगी, और आज जो है वो चौथा क्लास है यानी भाग 4 का, जिसके अंतर्गत हमने राज्य के नीति निरंकुशता यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ा, जिसमें आज के क्लास में हम लोग आर्टिकल 45 से लेकर के आर्टिकल 51 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्या है? कर चुके हैं। तो चलिए हम आज भाग 4 के कुछ जो पहले आर्टिकल हम पढ़ाए हैं वो चलिए हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग तो रिवाइज कीजिएगा नहीं, तो वो काम हम अपने ऊपर, हम अपने जिम्मेदारी के ऊपर ही ले लिए हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि उन आर्टिकल में क्या था, यानी कि भाग 4 में स्टार्टिंग से क्या क्या हमने पढ़ा भाग 4 के अंतर्गत। ठीक है, वो हम देखते हैं। तो इसमें आर्टिकल कितने थे? तो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक। तो आर्टिकल 36 में जो है वो क्या चीज के बारे में चर्चा की गई थी? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व के परिभाषा यानी कि डिफिनेशन दी गई थी कि राज्य का नीति निदेशक तत्व जो एक कल्याणकारी योजना है जिसे संविधान अपने नागरिकों को देना चाहता है, आपकी भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए, मीन्स अधिकार देना चाहता है। क्लियर है? क्या देना चाहता है? अधिकार देना चाहता है। हालांकि संविधान इसे लागू होते ही देना चाहती थी, लेकिन उस समय हमारे देश के पास इतने पैसे नहीं थे जो कि आपको दे सके। क्लियर है? आपको दे सके। तो यह लोक कल्याण के लिए दिया गया। देखिए राज्य का नीति निदेशक तत्व जो है समाज के अंदर सामाजिक और आर्थिक बराबरी लाने की बात करता है। जब इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एकदम आंख बंद करके वहां पे मारेंगे कि जहां पर आर्थिक सामाजिक वर्ड आएगा जब राज्य का नीति निदेशक तत्व आंसर मारिए, या कल्याणकारी शब्द आएगा तो राज्य का नीति निदेशक तत्व आपका आंसर होगा। वो हम ऑब्जेक्टिव जल्द करने वाले हैं। तो आर्टिकल 36 में बोला गया है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व की परिभाषा दी गई है कि आपका राज्य का नीति निदेशक तत्व जो है वो समाज के अंदर सामाजिक और आर्थिक बराबरी लाने की बात करता है। मतलब जो समाज में पीछे रह गया उसको आगे लेके आ जाइए ताकि सामाजिक बराबरी हो सके, और जो पैसे से पीछे रह गया चलिए उसको कुछ पैसे दे दीजिए ना, तो वो क्या होगा? आर्थिक बराबरी हो जाएगा। तो आर्थिक और सामाजिक बराबरी लाने की बात कौन करता है? आपका राज्य का नीति निदेशक तत्व। वही हमने 37 में देखा था कि अगर राज्य आपको नीति निदेशक तत्व के तहत जो भी प्रावधान दिए गए वो राज्य की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि वो आपको देगा कि नहीं देगा। अगर वो आपको नहीं देता है तो आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। कहाँ नहीं जा सकते आप? न्यायालय नहीं जा सकते हैं। इसमें कहा गया आर्टिकल 37 में। आर्टिकल 38 में हमने बताया था कि यह क्या है? आपको कल्याणकारी योजना है। क्या है? कल्याणकारी योजना है, यानी कि यह लोगों के कल्याण के लिए दिया गया है। ठीक है, वही हम आर्टिकल 39 में देखा था हमने कि समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए क्या होगा? समान वेतन देना है। किसे वेतन देना है? समान कार्य के लिए समान वेतन। तो महिलाओं और पुरुषों को, मतलब एक जैसा काम अगर कोई महिला कर रही है और वही काम अगर कोई पुरुष करता है, दोनों को वेतन समान देना। अगर वेतन समान नहीं दिया जाता तो आप उसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। ये पहले आर्टिकल 37 में कह दिया गया है।
अच्छा, आर्टिकल 40 में हमने क्या देखा था? आर्टिकल 40 में हमने ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? ग्राम पंचायत के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि ग्राम पंचायत के कट्टर समर्थक थे महात्मा गांधी, और इसके विरोधी कौन थे आपका? सॉरी, आपका विरोधी थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अम्बेडकर साहब जो इसके कट्टर विरोधी थे, लेकिन महात्मा गांधी जो है इसके समर्थक थे। महात्मा गांधी कहते हैं कि नहीं, ग्राम पंचायत जो है वो गाँव में होनी चाहिए, क्योंकि वास्तविकता भी यही है कि गाँव का जो भी विकास होता है वह ग्राम पंचायत ही करती है। तो इसलिए इसे ग्राम पंचायत को जो है आपको लाना बहुत ही जरूरी था। क्लियर है? क्या है? बहुत ही जरूरी था। तब इसके लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया था। अच्छा, इसको सबसे पहले जो है राजस्थान के आपको नागौर गांव में आप महात्मा गांधी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर इसे लागू किया गया था, आपको 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। फिर देखा गया कि राजस्थान के गांव की समस्या तत्कालीन सॉल्व होती हो जा रही थी। बाकी गांव में और कुछ भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, जैसे सड़कें बनवाने या नहरें बनवाने, सिंचाई कुछ व्यवस्था करनी है, तो विधायक को एक आवेदन दिए। विधायक फिर उस पे मतलब ये बोले कि ठीक है, फंड है तो आपको काम करेगा, नहीं तो जो है बहाना करके छोड़ देगा। तो वो विधायक के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था। विधायक के पास समय है तो वो आपको देखेगी, अगर समय नहीं था तो आपको नहीं देखती थी। तो इसलिए गाँव के मतलब डेवलपमेंट के लिए क्या है, आपको ग्राम पंचायत को लाना जरूरी था। तो इसके बहुत दुविधा हो गई थी। कुछ राज्य कह रहे थे ठीक है ग्राम पंचायत आना चाहिए, कुछ कह रहे थे ग्राम पंचायत नहीं आना चाहिए। तो इसके बाद जो है उसमें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। उन्होंने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, इसको जो है राज्य की नीति सख्त में जब तक रहेगा, राज्य वो मतलब मनमानी करेगा, कोई कहेगा ठीक है लाओ, कोई कहेगा नहीं लाओ, तो उससे अच्छा कि इसको यहाँ से हटा दो। तो फिर नियम यह पता चला कि इसको राज्य की नीति सख्त से हम हटा भी नहीं सकते। तो फिर इसको इन्फोर्स करने के लिए, मतलब इसको अनिवार्य बनाने के लिए क्या किया गया, इसी का फोटोकॉपी आपको दूसरे जगह में आपको डालना पड़ेगा। तो आपको ये राजनीति से तत्व में जो आर्टिकल 40 में जो ग्राम पंचायत के जो भी प्रावधान है, इसी को आर्टिकल पहले तो 73वां संविधान संशोधन में ये चीज आपको किया गया है, आपको 1992 में, और लागू हुआ कब? आपको 24 अप्रैल 1993 में यह लागू किया गया था। फिर इसको जो है आपको आर्टिकल 243 क से लेकर के अड़ा तक अनेक प्रावधान के तहत जो है ग्राम पंचायत को जोड़ा गया। अभी जब ये 243 के अन्य प्रावधानों के तहत जोड़ दिया गया है, तो अभी प्रत्येक राज्य को ग्राम पंचायत लाना अनिवार्य कर दिया गया कि आपको अपने यहाँ ग्राम पंचायत को लाना ही पड़ेगा। किसमें? आपको आर्टिकल 243 से क से लेकर के अड़ा तक प्रावधान किए गए हैं। आपको यह किया गया था 73वां संविधान संशोधन। तो ग्राम पंचायत के बारे में चर्चा कहाँ की गई थी? आर्टिकल 40 में किया गया था। वही अगर आर्टिकल हम 41 के बारे में देखें तो 41 में कहा गया था कि कुछ दशाओं में क्या किया जाएगा, सरकारी सहायता की जाएगी। ठीक, क्या की जाएगी? सरकारी सहायता की जाएगी। जैसे सरकारी सहायता, आप जो बूढ़े व्यक्ति हैं उन्हें लास्ट समय में, मतलब कि जो 70 साल 80 साल के या 60 साल के बाद जो सीनियर सिटीजन 7 साल के बाद स्टार्ट हो जाता है, तो जो बूढ़े व्यक्ति हैं उन्हें जो है वृद्धा पेंशन की व्यवस्था दी जाएगी। जो महिलाएं मतलब गरीब हैं, जिनके पति का देहांत हो गया है, तो उन्हें विधवा पेंशन दिया जाएगा। आपको आवास बनाने के लिए सरकार क्या करती है, गरीब लोगों को जो है वह कुछ आर्थिक मदद करती है। आपको आवास बनाने के लिए कुछ पैसे सरकार प्रोवाइड करती है, या आपको अभी जो है 5 किलो अनाज मिलता है। तो ये सब चीजें जो है वो गरीब लोगों को सरकार जो है क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। तो सरकारी सहायता जो है कुछ दशाओं में की जाती है, उसकी चर्चा हम किसमें किया गया है? आर्टिकल 41 में किया गया है। वही आपको आर्टिकल 42 के तहत, अच्छा इसमें जो एक चीज छूट गया, हम लोग 39 से कम है, ठीक है, 39 से कम है, इसमें हमने पढ़ा था आपको निःशुल्क विधि सहायता, मतलब कि अगर आप कानूनी सहायता चाहते हो तो वह कानूनी सहायता सरकार आपको प्रोवाइड करेगी, लेकिन वो भी क्या है, निःशुल्क प्रोवाइड करेगी। अगर उसका मन है तो दे सकते हैं, मन नहीं है तो नहीं दे सकते। आप इसमें कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसे पहले लिख दिया गया, आप इसके लिए न्यायालय जा ही नहीं सकते हो। तो आर्टिकल 42 में क्या है, ये सरकारी सहायता। आर्टिकल 42 में हमने पढ़ा था मनोचित दशा, क्या पढ़ा था? मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता। ठीक है, प्रसूति सहायता। एक मनोचित दशा में अगर आप किसी डिपार्टमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में आप कोई कर्मचारी है, अगर कर्मचारी सब काम ले रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो साल का 365 दिन मतलब एक जैसा ही काम करे। कभी हो सकता है कोई बीमार पड़ जाए, तो उसके अधिकारी को इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक बेचारा बीमार है, उसके मन को देखा जाए कि वो उचित अवस्था में है कि नहीं। यानी कि राज्य को यह आदेश दिया गया है कि आप अपने कर्मचारी को क्या कीजिए, मनोचित दशा उपलब्ध कराइए काम कराने के लिए। ठीक है, काम करने के लिए मनोचित दशा को देखना चाहिए। यह किसमें? आर्टिकल 42 में इसकी चर्चा। प्रसूति सहायता का मतलब है कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, और तो उसे जो है प्रसूति कहा जाता है। यानी कोई महिला जब जॉब कर रही है, सरकारी विभाग में काम करती है,
तो जब उसका प्रसूति का समय आता है तो नियमता कहता है कि आपको डिलीवरी का 3 महीना आगे और डिलीवरी का 3 महीना बाद तक उसको छुट्टी दे दिया जाए, किसी प्रकार की सैलरी नहीं काटी जाए। और ये प्रावधान जो है वो आपको 2 बच्चों के लिए एप्लीकेबल होता है, यानी कि प्रसूति सहायता का चर्चा जो है संविधान के आर्टिकल 42 के अंतर्गत किया गया है। आर्टिकल 43 में क्या है? आर्टिकल 43 में कहा गया है कि देखिए आपका अच्छा मनोचित दशा में एक चीज और है कि यह प्रसूति सहायता जो है ये आपको अगर मान लिया सरकार जो आपको नहीं दे रही है, ठीक है, सरकार जो है आपको नहीं देती है तो आप इसके लिए जो है न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक है, क्या कर सकते हैं? न्यायालय नहीं जा सकते। इसमें कोई भी जो भी प्रावधान किए गए इसके लिए किसी के तहत आप न्यायालय नहीं जा सकते। देखिए आर्टिकल 43 में जब वो कहा गया है न्याय संगत वेतन, क्या है? न्याय संगत वेतन, यानी कि आप किसी कामगार से अगर काम कराते हो तो उसको भाई इतना तो मतलब पैसा देना है, मेहताना देना है कि मजूरी इतना तो देना है कि उसका जीवन कट सके, जीवन निर्वाह कर सके, तो आपको न्याय संगत वेतन देना। ऐसा नहीं कि किसी से काम करा लिया और शाम को 10 रुपए दे दिए, 50 रुपए दे दिए, कहे कि भागो जाओ, ऐसा आपको नहीं करना है। किसमें कहा गया? आर्टिकल आपको 43 में कहा गया है। और ये 43 का काम में जो है आपको कहता है, किसमें 43 का काम है कि आपको उद्योग प्रबंधन में वहाँ पे काम करने वाले कामगारों की भागीदारी होनी चाहिए। इसका काम में जो है क्या है? सहकारिता के बारे में चर्चा है। किसकी चर्चा है? सहकारिता के बारे में, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो है सरकार क्या करती है? बढ़ावा देती है। ठीक है, वही हम लोग आर्टिकल 44 में हम समान नागरिक संहिता के बारे में हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे? समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। ठीक, समान नागरिक संहिता यानी इसे जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जाता है। इसे मेनली रूप से 3 चीजों के बारे में चर्चा था, आपका शादी विवाह, तलाक और आपका वसीयत के बारे में। ऐसे शादी विवाह इसमें कहता था कि शादी विवाह की रीतियां सबकी अलग अलग हो सकती है, जैसे कोई 7 फेरा लेगा, कोई कबूल कबूल बोलेगा, कोई मोमबत्ती या चर्चों शादी करेगा, लेकिन कुछ कानून जो है वो सबके लिए सेम हो गए। जैसे एक व्यक्ति एक से ज्यादा विवाह नहीं कर सकता है। ठीक है, कई धर्मों में ऐसा होता था कि एक व्यक्ति जो है वो एक से ज्यादा विवाह कर लेते थे, तो उस चीज को रोकने के लिए समान नागरिक संहिता को लाना बहुत ही जरूरी था। ठीक है, तो शादी के लिए एक कानून होगा कि एक व्यक्ति एक से ज्यादा विवाह नहीं करेगा। उसी प्रकार से शादी तोड़ने के लिए भी आपको जो है एक वैलिड रीजन दिखाना होगा कि आप जो है शादी क्यों तोड़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आपको तलाक 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 बोले तो आप शादी जो है आपका टूट जाएगा, ऐसा नहीं करना। आपको न्यायालय का रास्ता अपनाना पड़ेगा, आपको वहाँ पे वैलिड रीजन बताना पड़ेगा कि आप जो है इस मतलब पति पत्नी को या पति पत्नी मतलब पत्नी पति को या पति पत्नी को आप अगर तलाक देते हैं या डिवोर्स देते हैं तो आपको उचित रीजन बताना पड़ेगा, आपको न्यायालय का रास्ता अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सभी धर्म के लिए समान हो जाएगा। और वही अगर देखा जाए तो वसीयत में, वसीयत का मतलब होता है आपका उत्तराधिकार। ठीक है, क्या होता है? उत्तराधिकार। इसमें जो है आपको काफी लंबे समय से आपको मेन रूप से हिंदू धर्म में महिलाओं में तो सॉरी मुस्लिम धर्म में तो था ही, हिंदू धर्म में महिलाओं को जो है वह उत्तराधिकार यानी वसीयत में अधिकार नहीं था, लेकिन कुछ सालों से इसमें अधिकार दे दिया गया, यानी कि पिता की संपत्ति में बेटे का भी अधिकार होगा और बेटियों का भी अधिकार होगा। अच्छा, इसको प्रत्येक राज्य ने जो है अपने अपने हिसाब से लागू कर लिया। ठीक है, कुछ लागू किया, कुछ लागू नहीं भी किया है। तो इसे जो है पूरे भारत में लाने के लिए जो है क्या करना होगा? केंद्र से तो एक लागू कराना पड़ेगा। और इसको जो है सबसे पहले गोवा राज्य ने लागू किया था। किस राज्य ने लागू किया है? गोवा राज्य ने लागू किया। तो ये हो गया आर्टिकल 44 का बात। इसके बाद हमने आज क्लास में आर्टिकल 45, 46, 47, 48, ठीक है, 49, 50 और 51 हम आज कर चुके हैं। तो संविधान का भाग 4 यानी 36 से 51 तक हम पढ़ चुके हैं। अभी संविधान का भाग 4 का क, इसमें फंडामेंटल ड्यूटी है, वो एक छोटा सा क्लास होगा, हम नेक्स्ट क्लास में उसको भी समाप्त कर देंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान का भाग 5, जो कि काफी इंपॉर्टेंट और काफी लंबा होने वाला है। उसमें आर्टिकल आपको 52 से लेकर के 151 तक है, यानी काफी लंबा क्लास होगा। और अगर पॉलिटी में आप भाग 5 छूटा तो मतलब पूरा पॉलिटी ही छूटा। मेन रूप से जो क्वेश्चन इधर से तो आते ही है, लेकिन मेन जो है आपको संग ही पढ़ना है, यानी भाग 5 ही पढ़ना। फिर भाग 6 में इसी का फोटोकॉपी जो है, यानी कि जो केंद्र के बारे में पढ़ेंगे उसी का फोटोकॉपी किस में हो जाएगा? राज्य के बारे में, जो कि भाग 6 में है। तो भाग 5 जो है आप मतलब ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से सुनेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये सभी जानकारियां जो है आपके दोस्तों के साथ, परिवारों को भी पहुंच पाए। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।